श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हाय, मेरा नाम प्रणव मिश्रा है। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैनल जिसका नाम है स्टडी विद प्रणव, इसके माध्यम से इसके पहले हमने बायोलॉजी के कुछ क्लास अटेम्प्ट किए थे तथा अब हम इतिहास भी पढ़ेंगे और इसके सारे टाइप देखेंगे तथा इसके नोट्स भी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि एकदम से शॉर्ट में होगा, जिससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी तथा आप उससे क्विक रिवीजन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर। इतिहास का परिचय। आइए इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इतिहास का परिचय। अब पहला टॉपिक होगा हम लोग का इतिहास का परिचय, जिसके माध्यम से हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे कुछ। तो इतिहास को बहुत ज़्यादा बड़े में ना डिफाइन करके हम उसको सिर्फ एक ही वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं कि प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाएं जो कि हमारे साथ घटित हुई हैं या फिर हमारे साथ नहीं भी घटित हुई हैं, वो जो कि प्राचीन घटनाएं हैं उन्हें क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। इसको सिर्फ एक ही वर्ड में पूर्णतः कह सकते हैं कि डिफाइन किया जा सकता है, वह वर्ड है, इसको प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाओं को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाओं को इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसके टाइप्स देखते हैं, इसके प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। यह कौन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री, इसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री और इसको कहते हैं हिस्ट्री। इसे कहते हैं प्री हिस्ट्री, इसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री और इसे कहते हैं हिस्ट्री। प्राग ऐतिहासिक काल में साक्ष्य पाए जाते हैं, सिर्फ साक्ष्य पाए जाते हैं, उसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। उसे क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है, इसमें क्या होते हैं? लिखित साक्ष्य जो होते हैं, लिखित साक्ष्य वह प्रोवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हाँ, उनके कुछ साक्ष्य जरूर मिलते हैं, लिखित नहीं मिलता है पर साक्ष्य उनके जरूर मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि इसमें होता है पुरा पाषाण काल। अब मनुष्यों का उद्गम आपको लोगों को पता है कैसे हुआ होगा, कैसे नहीं हुआ होगा, बंदरों से कैसे कैसे वो किए होंगे। तो आपको पता है मनुष्य जो पहले ही मनुष्य थोड़ी ना रहा होगा, पहले वह बंदरों से किसी प्रकार से विकसित हुआ, उसमें इतना ज्यादा बुद्धि या फिर तार्किक क्षमता नहीं थी। अब देखिए, इसमें 3 टाइप्स होते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा। अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन सिर्फ देखते हैं कि इतिहास होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अभी आता है अर्ध ऐतिहासिक काल। क्या आता है? अर्ध ऐतिहासिक काल। इसमें क्या होता है? आपको क्या होता है? साक्ष्य भी मिलते हैं प्लस लिखित रूप में भी यह मिलता है। मतलब इसके बारे में लिखा भी गया होता है तथा साक्ष्य भी मिले होते हैं। ठीक है, लेकिन उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। उन साक्ष्यों को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। क्यों नहीं पढ़ा जा सका है? क्योंकि वह किसी दूसरे लिपि में लिखे हुए हैं, जिन लिपियों के बारे में अभी हमको ज्ञान ही नहीं है, पता नहीं उसके पहले क्या क्या लिपियां होंगी। जैसे कि अभी इसका एग्जाम्पल दें तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका एग्जाम्पल दें सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, अब उसमें देखिए जितने भी उसकी खुदाई हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उसके साक्ष्य मिले हैं, उसका लिखित भी प्रमाण मिला है, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे चिन्ह बनाए गए हैं जिन चिन्हों के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है। वो लोग अपने कोड भाषा में पता नहीं क्या लिखते थे, अभी हम लोग उसको पता करने में असमर्थ हैं। तो उसे हम लोग क्या किस में रखते हैं? अर्ध ऐतिहासिक काल में रखते हैं, जिसके साक्ष्य मिले तथा लिखित प्रमाण भी मिले, लेकिन उसे पढ़ा ना जा सके।
लिखित प्रमाण को पढ़ा ना जा सके, उसे क्या कहेंगे? इतिहास, अर्ध ऐतिहासिक काल। अब आइए लास्ट देखते हैं, इसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। अब सीधा सा बात है, इसमें क्या होगा? साक्ष्य भी मिलेंगे और लिखित भी मिलेगा, साक्ष्य भी मिलेंगे, लिखित भी मिलेगा, तथा हम इसको पढ़ सकते हैं। इसे क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे या फिर ऐतिहासिक काल कहेंगे, ठीक है, जिसे कहते हैं हिस्ट्री, जिसमें साक्ष्य भी मिले और लिखित भी मिले, उसे क्या कहेंगे? हिस्ट्री कहेंगे, तथा हम इसको पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। अब इसके 3 प्रकार होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन इतिहास में आप लोग देखेंगे जैसे वेदों के बारे में और सारी चीजें, मध्यकालीन में आप देखेंगे और आधुनिक में आप देखेंगे जो चल रहा है अभी के लिए। तो आइए फिर अगले पेज पे चलते हैं। इसी क्रम में हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल 3 प्रकार का होता है, जैसा कि हमने आपको बताया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण। अच्छा, यह 15,000 से लेके 12,000 ईस्वी तक चला। ये जो है 12,000 से लेके 5,000 ईस्वी तक चला। ये 5,000 से 3,000 ईस्वी तक चला, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता था, पुरापाषाण काल में क्या होता था? पुरापाषाण काल में जो मनुष्य था वह खाद्य संग्राहक कहाँ हो गया था? पुरापाषाण काल में ही हो गया था। खाद्य संग्राहक का अर्थ होता है जिसमें हम लोग भोजन को इकट्ठा करके रखते हैं। जिस तरह से हम लोग अपने भोजन को इकट्ठा करके रखते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य पुरापाषाण काल में ही खाद्य संग्राहक हो गया था, जिसमें वह जो है क्या करता था? अपने लिए भोजन इकट्ठा करता था, ठीक है। यहाँ के लोग क्या थे? खाना बदोश थे। क्या थे? खाना बदोश। खाना बदोश का अर्थ साफ साफ होता है जो कि सिर्फ भोजन करने के लिए ही आतुर, ठीक है, सिर्फ जिसका काम हो सिर्फ भोजन ही करना। उसे यह नहीं पता था कि किस तरह से क्या करना है, उसे सभ्यताएं नहीं पता थी, लेकिन उसको यह पता था कि हमको किसी भी तरह से अपना पेट भरना है, उसे किसी भी तरह से अपना पेट भरना है, तो उसे कहते हैं खाना बदोश, ठीक है। मनुष्य खाना बदोश था तथा वह आखेट करता था। आखेट मतलब होता है शिकार। आखेट मतलब क्या होता है? शिकार होता है। वह शिकार पर निर्भर था, शिकार पर निर्भर था, तथा आग की खोज इसमें हो गई। आग की खोज हो गई थी। आग की खोज इसमें हो गई। किसमें? पुरापाषाण काल में ही। अब आइए ना मध्यपाषाण काल देखते हैं। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ? मध्यपाषाण काल 12,000 से 5,000 ईस्वी तक चला, हमने आपको पहले ही बताया। इसमें मध्यपाषाण काल में मनुष्यों की अंत्येष्टियां होने लगी। अंत्येष्टियां कह सकते हैं जब मरने के बाद व्यक्ति का कर्म कराया जाता है तो उसे अंत्येष्टि कहते हैं। इसमें जो है अंत्येष्टि लगभग होने लगी थी सभी व्यक्ति की, हाँ, तथा उन्हें दफनाया जाने लगा था या फिर जलाया जाने लगा था। इस प्रकार की प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी। तथा इसमें माइक्रोलिथ आता है, माइक्रोलिथ, मिट गया है थोड़ा सा। माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ मतलब क्या होता है? छोटा पत्थर। छोटा पत्थर हिंदी में इसको कहते हैं। छोटा पत्थर से क्या अर्थ है? छोटे पत्थर के हथियार बनाना मनुष्य ने सीख लिए थे। इसमें क्या थे? हथियार नहीं थे, और इसमें धीरे धीरे पत्थरों के हथियार बनाए जाने लगे थे। मनुष्य क्या करता था? अपने जरूरत के हिसाब से पत्थरों के छोटे छोटे हथियार बना लेता था, ठीक है। जैसे कि किसी डंडे में लगा के उसने भाला बना लिया, या अन्य चीजें जो हथियार थी वो बना लेता था, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है प्रागैतिहासिक काल में नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल में क्या हुआ? नवपाषाण काल में जो है कृषि मतलब जिसमें गेहूं तथा जौ की खेती करना स्टार्ट कर दिया मनुष्य। मतलब जो मनुष्य था नवपाषाण काल में एक तरह से खेती करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था। तथा मनुष्यों, इसमें यह भी पता चला है कि मनुष्यों द्वारा पाला जाने वाला पालतू जानवर कौन था? मनुष्यों द्वारा पाला जाने वाला पालतू जानवर था कुत्ता। क्यों? क्योंकि इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। जब मनुष्यों को दफनाया जाता था तो उनके साथ उनके कुत्तों को भी दफना दिया जाता था। इससे यह पता चलता है कि उस टाइम मनुष्यों के काफी ज्यादा प्रिय होंगे कुत्ते, तथा उन्हें इसलिए दफनाया जाता होगा कि उन लोग को शायद लगता था कि जिस चीजों को हम दफनाएंगे
वह उसके साथ ऊपर जाएंगे इसी वजह से। तो मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला पहला जानवर कुत्ता ही था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं नवपाषाण काल में मनुष्यों के पास आवास हो चुका था, यहाँ पे रहने के लिए घर नहीं था। पूरा पाषाण काल में भी रहने के लिए घर नहीं था, व्यक्ति चाहे जहाँ रह लेता था, चाहे किसी भी तरह से रह लेता था। लेकिन नवपाषाण काल में मनुष्यों को रहने की जरूरत होने लगी, ठीक है, किसी न किसी आवास की जरूरत होने लगी कि हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। हाँ, अच्छा, इसमें किस चीज का और मिला है? मृदभांड का मिला है, मृदभांड के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। अब मृदभांड मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तनों के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। किसमें मिले हैं? नवपाषाण काल में। तो मनुष्य धीरे धीरे विकसित हो चुका था, धीरे धीरे उसका विकास, मस्तिष्क का विकास उसके हो चुका था, उसने नए नए खोज आरंभ कर दिए थे, ठीक है। तो इसी क्रम में उसने मिट्टियों के बर्तनों को भी बनाना सीख लिया था, ठीक है। और तथा इसमें क्या मिले हुए हैं? पहिया भी मिला है। क्या मिला है? पहिया मिला है। देखिए, पहिया से ये अर्थ है व्यक्ति को जब कोई भी सामान इधर से उधर ले जाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन उसने कभी सोचा एक बार कि यदि हम इसको वृत्त शेप में बनाएं या फिर गोल में बनाएं तो इससे क्या होगा? हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तथा उसने क्या किया? पत्थरों को काट के उसे गोल नुमा आकार दे के उसको चलाया, तो वो काफी ज्यादा उसके लिए आसान था, उस पर कम बल लगाना था, इससे उन लोग का कार्य आसान हो गया। तथा उन्होंने किस चीज का आविष्कार कर दिया? पहिए का, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। अब आप एक चीज और नोट कर लेंगे कि इसमें जो है तामा के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? तामा के भी साक्ष्य मिले हैं। तामा तथा कांसा, तामा तथा कांसा का आप सोचेंगे आप कांसा क्या होता है? तो कांसा जो होता है वह किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? टिन और तामा से, टिन और तामा से। अब टिन कितने मात्रा में होता है? टिन 10% होता है, और तामा कितने प्रतिशत होता है? 90% होता है। तो क्या बनता है? कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा बनता है। टिन 10% रहता है और तामा 90% रहता है, तो क्या बनता है? कांसा बनता है। इसमें कांसा तथा तामा दोनों चीज की खोज हो चुकी थी, ठीक है। मनुष्य के पास हथियारों में, धातुओं में पहले धातु क्या थी? तामा थी। पहली धातु क्या थी? तामा थी। अब मिश्र धातु क्या थी? पहली कांसा थी। क्या थी? मिश्र धातु कांसा थी। आइए देखते हैं कुछ साइंटिस्ट के नाम देखते हैं। देखिए, क्रिश्चियन थॉमस एक ऐसे जो है पुरातात्विक थे कह सकते हैं, जिन्होंने ये कहा युग में जो मिले उसका नामकरण उसी के नाम पे भी हो जाना चाहिए। इसके साक्ष्य मिल गए थे, इसमें भी तामा के साक्ष्य मिल गए थे, इसमें भी तामा के साक्ष्य मिल गए थे, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? ताम्रयुग। इसमें कांसा के साक्ष्य भी मिल गए थे, इसलिए इसको क्या कहा गया? कांस्य युग, ठीक है। और इसमें लोहे के भी खोज हो चुके थे, इसमें लोहे के भी खोज हो चुके थे। ये बहुत सारे खोज हैं, हम आपको नहीं लिखवा सकते क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हम आपको वही लिखवाएंगे, इसलिए इसको लौह युग भी कहा जाता है, इसीलिए इसको लौह युग भी कहा जाता है। अब आपको पता चल गया ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग, ये 3 प्रकार के युग। ये किसके द्वारा कहा गया था? क्रिश्चियन थॉमसन के अनुसार कहा गया था। आइए अगले टॉपिक पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं, जो कि किसी भी आने वाले एग्जाम के में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला है विश्व स्तरीय ऐतिहासिक संग्रहालय, विश्व स्तरीय, ना कि देश के स्तर पे, विश्व स्तरीय पुरातात्विक ऐतिहासिक संग्रहालय। यहाँ पे पुरातात्विक लिखना भूल गए हम, आप लोग यहाँ पे पुरातात्विक लिख लें, पुरातात्विक ऐतिहासिक संग्रहालय। तो ये कहाँ पे है? तो ये डेनमार्क में है, जिसका नाम है कोपेनहेगन, जिसका नाम है कोपेनहेगन, ठीक है ना। अब यह पूछेगा कि भारत में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है?
अब आप लोग को पता है पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ होता है, किसे कहते हैं? पुरातात्विक संग्रहालय वह होता है जिसमें हम लोग को जो इतिहास के कुछ साक्ष्य मिले रहते हैं उन्हें हम बहुत ही संभाल कर कहीं न कहीं रखते हैं। हाँ, तो उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को संग्रहालय कहते हैं, इसे अंग्रेजी में म्यूजियम कहते हैं। उसमें हम लोग अपने बचे कुचे जो साक्ष्य होते हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से रखते हैं, उसको इकट्ठा होते हैं। तो यह भारत में कहाँ पे है? वह भारत में भोपाल में है, जिसका नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय अभी जल्द ही कर लिया गया है। इसके पहले इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय नहीं था, पर कुछ दिनों से इसका नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कुछ दिन पूर्व अभी किया गया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं विश्व स्तर के जो पुरातात्विक जानकार थे, भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस थे। कैसे? वो विश्व स्तरीय थे। ये कौन कैसे थे? विश्व स्तरीय थे, मतलब ये भारत के नहीं थे। ठीक है, ये विदेशी थे। ठीक है, तो ये विश्व स्तर के क्या थे? पुरातात्विक जानकार थे, जिन्होंने बहुत सारी खोजें की तथा अपना बहुत सा सहयोग दिया किसी भी साक्ष्य को प्राप्त करने में। ठीक है, और ये भारतीय थे पुरातात्विक जानकार, जिनका नाम था लॉर्ड कनिंघम। क्या नाम था? लॉर्ड कनिंघम। अच्छा, आपको पता है पुरातात्विक जानकार को ही भूगर्भ वैज्ञानिक भी कहते हैं। जो भूमि के बारे में जानता हो उसे क्या कहते हैं? भूगर्भ जानकार। ठीक है, भूगर्भ वैज्ञानिक उसे कहते हैं जो जमीनों के बारे में जानता है। ठीक है, हम लोग सेकंड टॉपिक इसका देखते हैं। तो उसका सेकंड टॉपिक क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। हमने इसके पहले अर्ध लिख दिया था गलती से। आप लोग हमारे स्पेलिंग पे ना ध्यान देकर इसको समझने का प्रयास करें। हालांकि इंग्लिश में सही लिखा हुआ था, प्रोटो हिस्ट्री भी लिखा हुआ था, हमने अभी को ध्यान दिया है। तो इसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब होता है प्रोटो हिस्ट्री। अब हमने आपको इसके पहले ही बताया था, जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिलेंगे, पर हम उसे पढ़ने में असमर्थ होंगे। अब मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता और कुछ बताया था, हाँ, तो उसमें साक्ष्य तो मिले हुए हैं कि तुम उसको पढ़ने में असमर्थ हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसका भी इंट्रोडक्शन है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे जिसमें यही है हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, चंद्रगुप्त, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, सबके बारे में अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता को ही क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। हम लोग इसी क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने नोट्स के रूप में आपको दे दिए हैं। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है तथा इनसे आप शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि खुदाई का आदेश किसने दिया था? तो सर जॉन मार्शल ने ही खुदाई का आदेश दिया था तथा इसका नामकरण भी जॉन मार्शल द्वारा ही किया गया था तथा इसकी खुदाई जो की गई थी, अच्छा, खुदाई का आदेश जॉन मार्शल द्वारा किया गया, लेकिन इसकी खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी ने। किसने करवाई? दयाराम साहनी ने। तथा पैसे की फंडिंग किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता में तो लॉर्ड कर्जन ने किस चीज की फंडिंग की? पैसे की। यह लगभग 12,99,000 कुछ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इसे लगभग 13 लाख मान लिया जाता है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, यह अप्रोक्सीमेट डाटा है पर 13 लाख इसको मान लिया जाता है। ठीक है, तो यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति के रूप में भी फैली थी। यह त्रिभुजाकार आकृति के रूप में फैली थी। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि यह त्रिभुजाकार आकृति के रूप में कैसे फैली हुई थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। मतलब पूरे विश्व की प्रथम यह नगरीय सभ्यता थी। क्यों नगरीय सभ्यता थी? क्योंकि यहाँ के मकान जो थे वो ईंटे के पाए गए, पक्के ईंटों के पाए गए, जो कि कहीं भी विश्व में पक्के ईंटों के नहीं पाए गए। ठीक है, यहाँ की जो सड़कें होती थी वह 90 डिग्री पे समकोण पर एक दूसरे को काटती थी तथा यहाँ के जो है घर, सभी घरों के दरवाजे सड़कों पर खुलते थे। यहाँ के लिए सुचारू रूप से नालियों की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि पानी
उससे पूरे शहर का पानी कहाँ निकाला जा सके, एक निश्चित स्थान तक निकाला जा सके। नालियों की वहाँ पे बहुत ही बढ़िया सुदृढ़ रूप से व्यवस्था रखी गई थी, जिसकी वजह से माना जाता है यह सबसे ज्यादा अच्छी नगरीय व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता के बहुत से नाम दिए गए, जैसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया, मोहनजोदड़ो। अब आपको पता नहीं होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों नाम दिया गया। इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे पर इसकी सभ्यताएं मिली थी। इसी वजह से इसका क्या नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम दिया गया। इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता क्या है, जहाँ पे प्रथम खुदाई की गई सिंधु घाटी सभ्यता की, उसे क्या कहते हैं, हड़प्पा। ठीक है, उस सभ्यता को क्या कहेंगे, हड़प्पा सभ्यता कहेंगे। आइए हम लोग इसी क्रम में अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता तो देखिए हमारा भारत है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह जो है 4 स्टेप्स में, 4 मतलब किनारों पे फैली हुई थी। अब देखिए इसका एक छोर का क्या नाम है, मांडा, एक छोर का क्या नाम है, मांडा, और एक छोर का क्या नाम है, आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और एक है दायमाबाग और एक है सुत्तरलैंडो। मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाग और सुत्तरलैंडो, मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाग और सुत्तरलैंडो। अब देखिए ये मांडा से आप शुरू कीजिए दायमाबाग तक, दायमाबाग से सुत्तरलैंडो तक, सुत्तरलैंडो से फिर मांडा। तो यह कुछ कहीं ना कहीं मिला जुला कर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है सभ्यता मिला जुलाकर त्रिभुजाकार सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, त्रिभुजाकार सभ्यता थी। आइए हम लोग देखते हैं। अब ये देखेंगे यह त्रिभुजाकार सभ्यता थी। अब आप इसमें देखेंगे कि ये मांडा एक छोर है। मांडा छोर किस नदी के तट पर मांडा छोर को खोदा गया था, तो वो चेनाब नदी है। ठीक है, चेनाब नदी। आलमगीरपुर में कौन सी नदी है, हिंडन नदी। दायमाबाग में कौन सी नदी है, परवरा नदी। और सुत्तरलैंडो में कौन सी नदी है, दास नदी। यह चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तथा इसे याद करने का मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ, जो कि खान सर द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया, खान सर द्वारा। इन्होंने बहुत ही बढ़िया ट्रिक दिया है, जिसके माध्यम से हम लोग बहुत ही जल्दी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ड से क्या होता है, दास। डच है पर भारत में नहीं, इसका पूरा सेंटेंस है। तो आप लोग को पता ही है डच पहले भारत में थे पर अब नहीं है। ठीक है, तो ड से क्या हो गया, ड से हो गया दायमाबाग। ड से क्या हो गया, दायमाबाग। ठीक है, यहाँ पे कौन सी नदी है, ड से क्या हो गया, दा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं खान साहब द्वारा दिया गया थे। डा से क्या हो गया, दास। डा से क्या हो गया, दास। जो दास नदी है वो कहाँ है, सुत्तरलैंडो। सुत्तरलैंडो के किनारे कौन सी नदी है, दास नदी है। चा से फिर क्या हो गया, चा से फिर क्या हो गया, चा से चेनाब हो गया। चेनाब नदी कहाँ पे है, मांडा, मांडा के किनारे, चेनाब मांडा। ठीक है, हा से हिंडन हो गया, हिंडन नदी। ये कहाँ पे है, आलमगीरपुर में। आलमगीरपुर में कौन सी नदी है, हिंडन नदी। और पर लिखा है मतलब परवरा। परवरा कहाँ पे है, डी से क्या दिखाई दे रहा है आपको, परवरा कहाँ है, दायमाबाग में। कहाँ है, दायमाबाग। तो आप लोग को ये पता चल गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अधिकतर। और भी मैं आपको आगे बताऊंगा अपने अगले वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा है। इस वजह से यदि आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।